दोस्तों, लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका सपोर्ट मेरा सहारा है। क्या तुम मुझसे नाराज हो? भीतर बहुत कुछ पिघल सा रहा था। मस्तिष्क की शून्य नसें एक साथ तड़कने लगी थी। पीड़ा और सुख की मिली-जुली अनुभूति के साथ वह सिर्फ सजल आंखों से सुजय को निहार रही थी। पूरे 2 वर्ष के बाद सुजय घर आए थे। सुधा ने कनखियों से उन्हें ऊपर से नीचे तक निहारा था। कहने को उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन सुधा को पता चल गया था कि उन पर उसका अब कोई अधिकार नहीं है। सुजय ने उसका कंधा जोर से हिलाया। क्या तुम मुझसे नाराज हो? भीतर बहुत कुछ पिघल सा रहा था। मस्तिष्क की शून्य नसें एक साथ तड़कने लगी थी। पीड़ा और सुख की मिली-जुली अनुभूति के साथ वह सिर्फ सजल आंखों से सुजय को निहार रही थी। सुजय ने एक बार फिर से अनुरोध भरे शब्दों में कहा, सुधा, अपनी जिद छोड़ दो। तुम्हारे शादी न करने के फैसले से माँ पिताजी कितने दुखी हैं। एक बार अपने फैसले को बदल कर देखो, दुनिया बहुत खूबसूरत नजर आएगी। इतने सालों के स्वप्न सपनों को साकार करने का यही तो सुनहरा अवसर है। क्यों तुम अंतहीन सोचों के सहारे जीवन की दिशा बदल रही हो? सुजय, जिसे तुम अंतहीन समझते हो, वो अपने आप में हजारों तरह की असंभावनाएं छिपाए बैठी हैं। इन असंभावनाओं की श्रृंखला कब टूटेगी, इसका ज्ञान न तुम्हें है और न मुझे है। सुजय, मैं सिर्फ नाम की सुधा हूँ। उपेक्षा और निंदा का विष पीना ही मेरी नियति है। इस नियति का ढाल मैं तुम्हें नहीं बनाना चाहती। कहते कहते सुधा फपक फपक पर रो पड़ी। सुजय चले गए। जिस उम्मीद की आखिरी लौ वो अंधियों में बचा कर लाए थे, वो लौ भी अब बुझ चुकी थी। सुधा ने बड़ी मुश्किल से खुद को संयत किया था। वो जानती है स्मृतियों का ताना बाना उसे कभी नहीं छोड़ेगा। कमरे के एकांत में टिक टिक करती घड़ी उसे उसकी निर्वता से अवगत कराने लगी। अतीत का बीता हुआ एक एक पल जीवंत हो उठा। सुजय से उसकी पहली मुलाकात दीदी की शादी में हुई थी। पहले तो वो सुजय को पहचानी ही नहीं, लेकिन बाद में पता चला कि वह दीदी के छोटे देवर हैं। देवर का पद और वह पीछे हट जाए, उसने भी शादी में सुजय को जी भर के सताया। सुधा का आकर्षण सुजय की आंखों में कुछ यूं छाया कि वह दीवानों की तरह सुधा के आगे पीछे घूमने लगा। शादी की मधुर स्मृतियां संजोए दीदी विदा हो गई। विदाई के वक्त सुजय ने उससे शरारती अंदाज में कहा था, अरे आप रोती क्यों हैं? आप भी क्यों नहीं चलती? वैसे भी हम एक पर एक मुफ्त ले जाने में विश्वास करते हैं। सुधा खिलखिला कर हंस पड़ी। इस बीच सुजय का अक्सर कोई न कोई बहाना बनाकर घर आना माँ का थोड़ा अजीब सा लगा। माँ सुधा के मन को कुरेदती हुई बोली, सोचती हूँ तुम्हारी शादी सुजय से कर दूं। दोनों बहनें एक ही घर में रहोगी तो मुझे भी खुशी होगी। सुधा शर्मा कर कमरे में चली आई थी। सुजय के कानों तक भी यह खबर उड़ती हुई पहुंची थी। बस फिर क्या था? जिन सपनों को दोनों ने दिल के बंद दरवाजे में संजोया था, वे सपने अब उन्मुक्त रूप से उड़ान भरने लगे थे। सुजय के पापा मम्मी ने भी इस रिश्ते को हरी झंडी दिखा दी। सुमन दीदी को पहला बच्चा होने वाला था। डॉक्टर ने डिलीवरी तक टोटल बेड रेस्ट बताया था, इसलिए वह मायके आ गई। सुधा सुबह से शाम तक दीदी के आगे पीछे तीमारदारी में जुटी रहती। देखते ही देखते 9 महीने कब बीत गए पता ही नहीं चला। बच्चे के नामकरण पर सुमन दीदी के ससुराल से आने वाले लोगों ने सुधा की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। दीदी की सास आह्लादित होकर बोली थी, भाई हमने तो सुधा को अपनी छोटी बहू स्वीकार कर लिया है। सुबह से बिटिया अकेले ही काम में लगी है, लेकिन चेहरे पर सिकन तक नहीं है। सच, सुधा बिटिया हीरा है। हीरा। दीदी के कानों में पहली बार यह खबर पहुंची कि उसकी सास सुधा को घर की छोटी बहू बनाना चाहती है और उसकी बहुत बड़ी प्रशंसक है। स्नेह स्नेह सुमन दीदी का बर्ताव सुधा के प्रति उपेक्षित होने लगा था।
सुधा की छोटी से छोटी हरकतें को अब तक शक की निगाह से देखने लगी थी। एक दिन तो उन्होंने हद ही कर दी। सुधा, कल शाम को तुम इनसे इतना हंस हंस कर क्या बात कर रही थी? मुझे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अभी सुजय को फांस कर चैन नहीं मिला, जो इन पर भी डोरे डालने लगी। दीदी, अप्रत्याशित सा लगा था दीदी का यह आचरण सुधा को। वह चीख सी पड़ी थी। सुबह उसने सुमन दीदी को माँ से कहते सुना था, माँ, तुम सुधा की शादी आखिर एक ही घर में कैसे कर सकती हो? और भी लड़के हैं, तुम किसी और से क्यों नहीं कर देती इसकी शादी? कैसी बात करती हो सुमन? एक ही घर में तुम दोनों रहोगी तो मुझे इस बात की खुशी होगी कि तुम दोनों सुख से हो। नहीं माँ, मैं जानती हूँ तुम सुधा की शादी मेरे घर में करके उस घर में मुझे उपेक्षित करवाना चाहती हो। तुम जानती हो कि सुधा काम धाम में मुझसे तेज है, सबका दिल जीत लेगी और मैं एक सूखे पत्ते सा यहाँ वहाँ डोलती रहूंगी। अभी शादी नहीं हुई है तो यह हाल है कि सभी उसकी प्रशंसा के पुल बांधते नहीं थकते। शादी के बाद बेटी, ऐसा कुछ नहीं है। अपने अंदर की कुंठा को मन से निकाल दो। ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें कुछ सिखाया ही नहीं। हाँ, यह और बात है कि तुमको घर के कामकाज में दिलचस्पी ही नहीं थी। अभी भी वक्त बीता नहीं है। जब जागो तब सवेरा। तुम सुधा से बनाना खिलाना सीख लेना। बिटिया, सीखने की कोई उम्र थोड़ी ही होती है। माँ की बात सुनकर सुमन दीदी पैर पटकती अंदर चली गई। माँ ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और इसे महज एक नारी सुलभ ईर्ष्या ही समझती रही। कुछ दिनों बाद बहुत ही उत्साह के साथ पापा दीदी की ससुराल गए तो उन्हें पता चला कि सुजय की शादी अन्यंत्र तय हो गई है। शादी कहाँ तय हुई है? पापा ने यह जानने का प्रयास नहीं किया। वे चुपचाप निराश होकर घर वापस आ गए थे। महीने भर बाद सुजय का छोटा भाई आया था। उसे देखकर अनायास ही सुधा फूट पड़ी। पहले तो वो मौन दर्शक बना, सब चुपचाप सुनता रहा। फिर थोड़ा ठहर कर बोला, हमारे घर वाले तो इस रिश्ते के लिए पूरी तरह से तैयार थे। भाभी से भी उनकी राय पूछी गई तो भाभी ने कहा कि वैसे तो सुधा मेरी बहन है, मैं यह कभी नहीं कहती, लेकिन यह घर मेरा भी है, इसलिए मैं स्पष्ट कर दूं कि सुधा अच्छी लड़की नहीं है। पुरुषों के प्रति वह बहुत ही संवेदनशील है। इस घर के लिए वह उपयुक्त नहीं है। उसका आचरण मर्यादित नहीं है। और भी न जाने क्या क्या वह कहता रहा। सुधा को सब कुछ अविश्वसनीय सा लग रहा था। भरी आंखों से वह बस देखती व सुनती रही। दीदी की एक छोटी सी कुंठा कि सुधा उसने ज़्यादा योग्य और कुशाग्र बुद्धि की थी। इतना बड़ा अनिष्ट कर जाएगा उसने सपने में भी नहीं सोचा था। देखती हूँ सुमन और कितना गिरती है। यदि वह नीचता पर आमदा है तो मैं भी उसे दिखा दूंगी कि नीचता कैसे की जाती है। माँ अनाप शनाप बड़बड़ाती हुई धम्म से बैठ गई। अपनी कमी छिपाने के लिए अपनी छोटी बहन को कलंकित करने वाली बेटी भगवान किसी भी दुश्मन को ना दे। मैं भी जब तक उससे इस नीचता का बदला ना ले लूं, चैन से नहीं बैठूंगी। बस करो माँ, बस करो। अंधे कूप में चीखने से क्या होता है? जो अधिकार मुझे सरलता से नहीं मिला, उसके लिए हाय तौबा करने की क्या जरूरत है? जाने दो माँ, जो हुआ वो ठीक ही हुआ। कम से कम मेरे मन की लालसा तो समाप्त हो गई। कहते हैं माँ, अपने हारे हार है और अपने जीते जीत। मैं जानती हूँ, पापा जानते हैं, तुम जानती हो कि मैं निर्दोष हूँ। मैंने कभी भी सुजोय को पाने के लिए कोई चाल नहीं चली और ना ही कोई तिकड़म लड़ाया। फिर दीदी के प्रतिवाद करने से क्या हो जाता है? माँ, रिश्तों की बुनावट बड़ी जटिल होती है। इस जटिलता से हमेशा बचना चाहिए, वरना स्थिति ढाक के 3 पात वाली होती है। माँ मौन भाव से
सुधा कुछ सुनती रही और भीतर तक कहीं दिल के कोने में स्वर निकला, सीता